हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट 2023 में जो वैकेंसी निकली थी 5512 पदों पे, तो उसका एग्ज़ाम आने वाला है और 1 से 2 महीने में एग्ज़ाम कराया जाएगा। तो उसी के रिगार्डिंग हम जो है जीके का ये वीडियो लेकर आए हैं। इससे पहले भी आप इस प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, 7 जीके टेस्ट पड़े हैं, तो उनको अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी ज़रूर देखें। और अब फिर से हम जो है यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट के लिए जीके का वीडियो लाया करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा जीके टेस्ट है, ये जीके टेस्ट नंबर 8 होगा और इस वीडियो में हम 15 क्वेश्चन लेकर आए हैं। वैसे आप लोगों की अगर डिमांड रहेगी तो हम इसको 20 भी कर देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। और सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आपके एग्ज़ाम को देखते हुए सारे क्वेश्चन को सेलेक्ट किया गया है। तो पहला क्वेश्चन कौन सा है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। ठीक है, 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है ये सबसे पुराना वेद है। जैसा कि आपको पता है कि कितने वेद हैं, तो चारों वेदों के नाम याद रखेंगे। ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। इनमें से सबसे जो प्राचीन है वो है ऋग्वेद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, ऋग्वेद से संबंधित। तो ऋग्वेद में कितने मंडल हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है 8, 12, 10 या फिर 15। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी, 10 मंडल हैं ऋग्वेद में। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों ध्यान रखेंगे, ऋग्वेद से क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ऋग्वेद में ऋचाएँ कितनी हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे 10,462। ठीक है, 10,462 ये क्या है, तो ध्यान रखेंगे इसको, ये है ऋचाएँ। ऋचाएँ कितनी है ऋग्वेद में, तो ध्यान रखेंगे 10,462 ऋचाएँ हैं। मंडल की अगर बात करें तो 10 मंडल हैं। और सूक्त भी कई बार पूछे जाते हैं, तो कितनी सूक्त हैं, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। अगर सूक्त की बात करें तो 1028 सूक्त हैं ऋग्वेद में। ठीक है, ये क्वेश्चन ऋग्वेद से संबंधित हैं, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा वेद गद्य एवं पद दोनों में है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे गद्य और यहाँ पे क्या है, पद। तो कौन सा वेद है गद्य और पद में। ऑप्शन दिए गए हैं ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यजुर्वेद। जो यजुर्वेद है ये गद्य और पद दोनों में है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। दोस्तों, जो वेद से क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे एक साथ इसीलिए कलेक्ट किया है ताकि कोई डाउट ना बचे और सारे क्वेश्चन जो है हमारे यहाँ पे टॉपिक वाइज भी कवर होते जाएं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यजुर्वेद। और दोस्तों ध्यान रखेंगे कि जो यजुर्वेद है ये जो है जब बलि दी जाती है, बलि के समय या सस्वर पाठ किया जाता है, तो उस दौरान जो है इसके मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसके जो पाठ करता होता है उसको कहते क्या हैं, तो अथर्वयु कहते हैं, वो भी आप ध्यान रखेंगे। आगे अगला क्वेश्चन है किस वेद को संगीत का जनक कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ए, सामवेद। ठीक है, इसको ध्यान रखना आसान है क्योंकि संगीत का जनक पूछा है तो सामवेद, संगीत से सामवेद, इसको ध्यान रखेंगे आप। सामवेद जो है इसको संगीत का जनक इसे कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है। ऑप्शन दिया गया है 12, 15, 18 या फिर 21। तो पुराणों की अगर हम बात करें तो पुराणों की संख्या कितनी है, 18 जो है पुराणों की संख्या है। और दोस्तों ये जो पुराण हैं इसका ये क्यों लिखे गए थे, तो इसलिए ताकि जो भारतीय ऐतिहासिक कथाएं हैं उनका विवरण जो है अच्छे तरीके से किया जा सके। तो 18 संख्या है, ध्यान रखेंगे पुराणों की संख्या कितनी है। और इसके साथ साथ ध्यान रखेंगे कि वेदांगों की संख्या कितनी है। ठीक है, वेदांग जो है, जैसे वेद तो हमने देखा कि वेद कितने हैं, तो वेद हैं 4 और वेदांग कितने हैं, तो ध्यान रखेंगे आप वेदांगों की संख्या है 6। ठीक है, वेदों को भली भांति जानने के लिए जो है वेदांगों की रचना की गई थी। तो ध्यान रखेंगे वेद 4 हैं, वेदांग 6 हैं और पुराण कितने हैं, तो 18 पुराण हैं, ये आप ध्यान रखेंगे।
अगला क्वेश्चन है राजतरंगिणी किसके द्वारा रचित है। ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं कौटिल्य, कलहण, पाणिनि या कात्यायन। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जो राजतरंगिणी है ये किसके द्वारा रचित है, तो कलहण के द्वारा ये रचित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों जो राजतरंगिणी है इसमें क्या वर्णित है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो कश्मीर का इतिहास जो है इसमें बताया गया है राजतरंगिणी में। अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि राजतरंगिणी किसके द्वारा रचित है, तो कलहण के द्वारा जो है इसको लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला है अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है पुस्तक के लेखक से संबंधित अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको हमने एक साथ कलेक्ट किया है। तो अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, ऑप्शन यहाँ पे दिया गया कौटिल्य, कलहण, पाणिनि या फिर कात्यायन। तो जो अष्टाध्यायी है ये लिखी गई है पाणिनि के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, पाणिनि ने लिखी है अष्टाध्यायी पुस्तक। और दोस्तों जो अष्टाध्यायी पुस्तक है इससे एक क्वेश्चन और बनता है कि संस्कृत भाषा व्याकरण की ये पहली पुस्तक है। ठीक है, अगर इस तरह से भी पूछा जाए कि संस्कृत भाषा व्याकरण की पहली पुस्तक कौन सी है, तो अष्टाध्यायी होगी। इसको भी आप लोग जो है ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है टेसियस कौन था। ये नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा कि टेसियस कौन था। तो ऑप्शन दिए गए यहाँ पे राजवैद है, शासक है, सेनापति है या राजदूत है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा ए, राजवैद। जो टेसियस है ये राजवैद था। और कहाँ का, तो ध्यान रखेंगे ईरान। ठीक है, ईरान का ये राजवैद था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, टेसियस कौन था, राजवैद था। अगला है इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिए गए हैं टॉलमी, डाइमेकस, मेगास्थनीज या हेरोडोटस। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा, हेरोडोटस। हेरोडोटस के द्वारा लिखी गई है, हेरोडोटस को जो है इतिहास का पिता कहा जाता है। और दोस्तों जो हेरोडोटस हैं इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है, उस पुस्तक का भी नाम आप याद रखेंगे, हिस्टोरिका। उस पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। नाम की जो पुस्तक है वो किसने लिखी है, तो ध्यान रखेंगे हेरोडोटस के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। और दोस्तों ये जो हेरोडोटस हैं इन्होंने अपनी पुस्तक में क्या वर्णन किया है, तो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत और फारस के संबंधों का वर्णन इस पुस्तक में किया गया है। तो बस आपको यही ध्यान रखना है कि इतिहास के पिता कौन है, फादर ऑफ हिस्ट्री किसको मानते हैं, तो हेरोडोटस को। और हिस्टोरिका नाम की जो पुस्तक है वो इनके द्वारा लिखित है। अगला है मेगास्थनीज भारत किसके राज दरबार में आया था। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि जो ये राजदूत कह लें, ठीक है, जो हमारे देश में आए हैं, कोई अशोक के टाइम पे आया है, कोई बिंदुसार के टाइम पे आया है, ठीक है, कोई चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया है। तो ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि मेगास्थनीज भारत किसके राज दरबार में आया था। तो दोस्तों जो मेगास्थनीज है ये किसके दरबार में आया था, तो ध्यान रखेंगे आप चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे ये आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था मेगास्थनीज। अब एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि मेगास्थनीज ये था कौन। ठीक है, अक्सर मेगास्थनीज के साथ एक नाम जोड़ा जाता है, उससे संबंधित क्वेश्चन बनता है। जो मेगास्थनीज है ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, इसको ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, जो सेल्यूकस निकेटर है उसका राजदूत था मेगास्थनीज, और ये चंद्रगुप्त मौर्य की राज दरबार में आया था। अब जो मेगास्थनीज है इसने एक पुस्तक भी लिखी है, उसका नाम भी याद रखेंगे आप। कौन सी पुस्तक लिखी है, तो ध्यान रखेंगे आप इंडिका नाम की एक पुस्तक है जो कि किसके द्वारा रचित है, मेगास्थनीज के द्वारा। और इस पुस्तक में वर्णन क्या किया गया है, तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल है उससे संबंधित, यानी मौर्य काल से संबंधित जो है वर्णन इस पुस्तक में किया गया। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। मौर्य जो संस्कृति थी उसके बारे में, मौर्य समाज कैसा था उसके बारे में जो है इस पुस्तक में बताया गया है। तो यहाँ से आपको यही ध्यान रखना है कि मेगास्थनीज भारत किसके राज दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अगला है डाइमेकस भारत किसके राज दरबार में आया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, जो डाइमेकस है ये किसके दरबार में आया था, तो ये आया था बिंदुसार के दरबार में। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, बिंदुसार। ठीक है, ध्यान रखेंगे डाइमेकस भारत किसके राज दरबार में आया था, तो बिंदुसार के राज दरबार में डाइमेकस आया था। और ये किसका राजदूत था ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, तो सीरिया के नरेश थे एक
आंतियोकस, सीरियन नरेश थे आंतियोकस। ठीक है, ध्यान रखेंगे क्या है, आंतियोकस। ये जो है एक सीरियन नरेश थे, सीरिया, ध्यान रखेंगे सीरिया के ये नरेश थे। उनका ये राजदूत था डाइमेकस, और जब ये भारत आया तो ये बिंदुसार के राजदरबार में आया था। अगला है डायोनीसियस भारत किसके राजदरबार में आया था। दोस्तों सारे क्वेश्चन को एक साथ इसीलिए कलेक्ट किया है ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो और सारे क्वेश्चन आपको एक साथ ही याद हो जाएं। ठीक है, ध्यान रखेंगे डायोनीसियस भारत किसके राजदरबार में आया था। तो डायोनीसियस से आप याद रखेंगे ये जो है अशोक के राजदरबार में आया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, डायोनीसियस। ठीक है, ये जो डायोनीसियस है ये किसका राजदूत था, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे मिस्र के एक नरेश थे टॉलमी फिलेडेल्फस। ठीक है, मिस्र के नरेश थे टॉलमी फिलेडेल्फस, उनका ये राजदूत था और आया था ये अशोक के राज दरबार में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि किसके दरबार में आया था, तो इसको आप याद रखेंगे अशोक के दरबार में कौन आया था, तो डायोनीसियस। अगला है भारत का भूगोल नामक पुस्तक जो है ये किसने लिखी है। भारत का भूगोल नामक जो पुस्तक है ये किसने लिखी है, तो ये लिखी है टॉलमी ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, जैसे प्लिनी हो गया, इसका नाम भी सुना होगा, फाहियान है, चंद्रगुप्त मौर्य तो जानते ही हैं, टॉलमी का भी नाम सुना है, लेकिन टॉलमी ने क्या किया है इसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो भारत का भूगोल नामक जो पुस्तक है वो टॉलमी के द्वारा लिखी गई है, इसीलिए ये चर्चित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चीनी यात्री फाहियान भारत किसकी राजदरबार में आया था। दोस्तों चीनी यात्री से संबंधित आपको एक ट्रिक बताएंगे, क्योंकि चीन से कई सारे यात्री जो है भारत आए हैं, इनका क्रम अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक ट्रिक याद रखेंगे, चीनी यात्री को फांसी हुई, फांसी हुई, यहाँ से आप याद रखेंगे फा से हो जाएगा फाहियान। ठीक है, याद रखेंगे फाहियान हो जाएगा, सा से हो जाएगा संयुगन, हु से हो जाएगा वेनसांग और ई से हो जाएगा इत्सिंग। ये क्रम है। सबसे पहले भारत कौन आया, फाहियान आया, संयुगन आया, उसके बाद वेनसांग आया और उसके बाद इत्सिंग आया। अब इसमें भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ठीक है, जैसे एक नाम दिया जाएगा, फाहियान हो गया, संयुगन हो गया, ये किसके राज दरबार में भारत आया। तो यहाँ पे पूछा गया है फाहियान से संबंधित कि जो फाहियान है ये किसके राज दरबार में भारत आया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में, चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में आया था चीनी यात्री फाहियान। इसको ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, और ये जो ये जो फाहियान है इसने जो है क्या यहाँ पे भारत आकर के क्या बताया, तो ध्यान रखेंगे इसने जो है इसने अपना विवरण दिया है उसमें मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति के बारे में बताया। ठीक है, और इसने ये कहा कि जो मध्य प्रदेश की जनता है वो सुखी है और समृद्ध, ऐसा इसने बताया था। तो ध्यान रखेंगे फाहियान जो है ये चीनी यात्री है और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। अगला है चीनी यात्री हुएनसांग भारत किसके राज दरबार में आया था। ठीक है, हुएनसांग किसके दरबार में आया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था हुएनसांग। इसको याद करना आसान है क्योंकि हुएनसांग हा और इससे भी हा से स्टार्ट हो रहा है हर्षवर्धन, तो ध्यान रखेंगे हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। तो दोस्तों ये टॉप 15 क्वेश्चन थे, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सारे क्वेश्चन जो है लगभग एग्जाम में आए हुए हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और आगे से वीडियो में 20 क्वेश्चन लेकर आएँ या 15 ही रहने दें, इसके बारे में भी अपनी राय ज़रूर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।